हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज इसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है कि एटॉमिक मॉडल्स कौन कौन से हैं, है ना, और किस मॉडल के क्या पोस्टुलेट्स हैं, क्या उसकी मेरिट्स है और क्या उसकी डिमेरिट्स है। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो जे थॉमसन के मॉडल में क्या कमियां थी, उन्होंने मतलब ये बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो पूरे एक स्फीयर में स्प्रेड है और इलेक्ट्रॉन्स वहां पर बीच में कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, ठीक है। और बाकी उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, ये जरूर बताया था कि जो एटम रहता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना। अब इसके बाद आया अगला एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने वहां पर गोल्ड की फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराई और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बताया, है ना। वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद इनका ये जो मॉडल था उसमें भी बहुत सारी कमियां थी, है ना। जैसे कि वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे कि एटम स्टेबल क्यों है ना। मतलब जैसे कि अगर मैक्सवेल थ्योरी की बात करें तो मैक्सवेल थ्योरी ये बोलती है कि कोई अगर एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, मतलब एनर्जी का वहां पर लॉस होगा, रेडिएशंस निकलेंगे और फाइनली वो न्यूक्लियस में जाकर गिर जाना चाहिए, उसकी न्यूक्लियस से टक्कर होगी और फाइनली जो एटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। एटम का वहां पर कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, ठीक है। तो एटम की स्टेबिलिटी वो नहीं बता पाए, है ना। और उसके बाद जैसे कि हम स्पेक्ट्रम की बात करें, स्पेक्ट्रम के लिए उन्होंने बोला कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, जबकि बाद में देखा गया तो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसमें भी वो अच्छे से नहीं बता पाए थे। तो ये मॉडल जो है वो पढ़ा तो जाता है, लेकिन बाद में आए साइंटिस्ट बोहर, है ना। बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल बताया, अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, है ना। और जो रेडियस है किसी शेल की, जो रेडियस है वो वहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉर्मूलाज लिख देती हूँ, वैसे वो आप लोगों के 9th क्लास सॉरी 11th क्लास में आएगा, है ना। मतलब रेडियस कैसे निकाली जाती है किसी पर्टिकुलर शेल की, उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है ना। और वो सारे वहां पर आते हैं। तो रेडियस कैसे निकाली जाती है, बोहर एटॉमिक मॉडल में मैंने वहां पर लिखा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है ना। तो F इक्वल्स टू हमने F से लिखा, तो उसको जब हम आगे डिराइव करते हैं बहुत सारे वहां पर मतलब डेरिवेशन आता है ना। तो रेडियस का फॉर्मूला वहां से ही निकलता है, ये आप लोगों के 11th क्लास में आएगा और इस पर बेस्ड आपके वहां पर इक्वेशंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स रहते हैं, है ना। तो आर एन क्या है, 0.529 into n square by z एंगस्ट्रॉम, है ना। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10 raised to power -10 मीटर्स, ठीक है। अब जो एटम है उसकी रेडियस क्या रहती है, बहुत कम रहती है, तो उसको हम एंगस्ट्रॉम में ही लिखते हैं, है ना। और 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 raised to power -10 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं। n इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेल, शेल का जो नंबर रहेगा आप यहाँ पर पुट करो जिस शेल की आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है ना। और z क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो रेडियस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है 2.16 into 10 raised to power 6 into z/l मीटर पर सेकंड। किसी पर्टिकुलर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और जो n है वो शेल नंबर है, आप दोनों की वैल्यू पुट करो तो वेलोसिटी निकाल सकते हो, n शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी, ठीक है। और इसके बाद आता है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6
इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, आप nth शेल की एनर्जी यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। En इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, जेड एटॉमिक नंबर और जो एन है वो शेल नंबर है ना। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की ही यूनिट होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल्स। आपके भी 9th क्लास में इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, मैंने जस्ट यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि आपको पता रहे कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है मतलब वहां से क्या क्या चीजें हम लोगों को पता लगी है ना। तो ये सब वहां से आता है ना। अब जो बोहर एटॉमिक मॉडल है उसके पोस्टुलेट्स हम लोगों ने डिस्कस करे। इसके बाद जो बोहर एटॉमिक मॉडल है उसके डीमेरिट्स में हम लोगों ने देखा कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो 1 इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीशीज पर ही क्या है, एप्लीकेबल है, या तो हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज He+, Li2+, बेरिलियम 3+। मतलब कि जो सारे फॉर्मूलेज है ना आप इन पर ही अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने हीलियम पर अप्लाई करा, लिथियम पर लगाया है ना, वहां पर ये फॉर्मूलेज इसके लिए नहीं है। आप बस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पर ही बोहर मॉडल को अप्लाई कर सकते हो। तो बोहर एटॉमिक मॉडल का ये डीमेरिट में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, हाइड्रोजन हीलियम मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पर ये एप्लीकेबल है ना। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है मैंने यहाँ पर समराइज करा दिया। ठीक है, ताकि आप लोगों का मतलब लिंक हो जाए जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे, है ना। अब हमारा नया टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, अभी तक हम लोगों को एटम के बारे में पता लगा है ना, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी हम लोगों को पता लगा है ना। तो देखो एटम को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एटम हैज मेनली 2 पार्ट्स। पहला क्या है, न्यूक्लियस, और सेकंड है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, न्यूक्लियस होता है और साथ में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन होता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा एक एटम बनाते हैं, है ना। तो जैसे कि हम लोगों को पता लगा अभी तक, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ कौन होती है, शेल्स होती है, और ये इनफाइनाइट होती है ना, इनफाइनाइट होती है। और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहकर चक्कर लगाएगा जिसमें कि उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना। वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर वाले एरिया में। ठीक है, अब हम लिखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग पॉइंट्स नोट कर लेना, पूरा का पूरा आपको नोट करना है। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियस ये कहां पर है, सेंटर में है ना, सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के सेंटर में ये सिचुएटेड है। ठीक है, अब ये सेंटर में ही होता है, इसका पता कहां से लगा था, रदरफोर्ड का जो गोल्ड कॉइल एक्सपेरिमेंट था वहां से इसके बारे में पता लगा। जब हमने एल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग करवाई तो मतलब 20,000 में एक पार्टिकल ऐसा था जिसने कि यू टर्न ले लिया, है ना, मतलब वो 180 डिग्री एंगल पर वापस अपने
जहां से वो निकला था उधर की तरफ ही चला गया, ठीक है ना, मतलब वो आर पार नहीं हुआ। तो इसका मतलब 20,000 में से एक पार्टिकल ही अगर ऐसा है तो एटम के सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में ऐसा क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहता है, और वहां पर क्या रहता है, मास भी सबसे ज्यादा रहता है। तो हम लोग यही लिखेंगे, सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ एन एटम, protons and neutrons are protons and neutrons are situated in the nucleus। न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो entire mass of an atom is almost concentrated in nucleus। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, सबसे स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक टेबल के बारे में बताया था, है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6725 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1.6748 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो, मास ऑफ प्रोटॉन और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो कितना है, 10⁻⁻28, और ये दोनों तो सेम है ना, आगे भी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, दोनों का मास लगभग बराबर है। और जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत ज्यादा कम है, और वो कितना होता है, 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन से इतना ज्यादा ये कम है, ठीक है। तो और दोनों ये जो हेवी पार्टिकल्स हैं, दोनों हेवी पार्टिकल्स किसमें है, न्यूक्लियस में होते हैं, है ना। न्यूक्लियस में दोनों हेवी पार्टिकल्स हैं, तो सारा का सारा जो इंटायर मास है एटम का, वो कहां पर कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, सो इंटायर मास ऑफ एन एटम इज ऑलमोस्ट कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। सारा का सारा न्यूक्लियस में है भाई। ये तो पहले ही दो पार्टिकल है ना। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉरी, जो नंबर होता है वो तो इक्वल रहता है। मान लो किसी में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, किसी में 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही क्या है, प्रोटॉन है ना। जैसे कि हम ऑक्सीजन एटम की बात करें और उसमें 8 क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों किसके अंदर है, ये दोनों किसमें है, न्यूक्लियस में है। ये दोनों न्यूक्लियस में है और ये बाहर होते हैं, तो सारा का सारा मास कहां पर रहेगा, 16 की वजह से यहाँ पर मास रहेगा एटम का, है ना। और 16 पार्टिकल्स भी कैसे हैं, हेवी हैं, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन तो पहले ही 8 है ना, और उनका मास वैसे ही कम है, ठीक है। और यहाँ पर 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, और दोनों का मास क्या है, कंसिडरेबल है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मास है इनके कंपैरिजन में। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सारा का सारा मास है एटम का, वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड रहता है। क्लियर। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे अगला पॉइंट, ओवरऑल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। न्यूक्लियस की अगर चार्ज की हम बात करें तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ positively
चार्ज पार्टिकल्स, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, ब्रैकेट में लिख लीजिए, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो सारा का सारा जो चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर वो किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से, है ना। और अगर हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो वो कितना होगा, आप लोग बताइए कितना होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना। वैसे तो हम लोग को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन किसी ने अगर 7th क्लास में पढ़ा हो या फिर इससे पहले का पता हो, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में वही एटॉमिक नंबर होता है ना। और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, रिलेटिव चार्ज की अगर हम बात करें, प्लस ई लिख सकते हैं हम, प्रोटॉन का चार्ज, है ना। और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो चार्ज और न्यूक्लियस क्या लिख सकते हैं, प्लस जेड ई। जेड तो एटॉमिक नंबर है ना, और ई क्या है, चार्ज, है ना। और वो प्रोटॉन का चार्ज जो वो किसमें होता है, प्लस में। तो न्यूक्लियस में टोटल चार्ज कितना होता है, प्लस जेड ई, ठीक है। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो मान लो अगर किसी के नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, 8 प्रोटॉन है ना, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, Z इक्वल्स टू 8। तो न्यूक्लियस पर चार्ज कितना आएगा, प्लस 8 ई। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज, प्लस ई। 8 प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा, प्लस 8 ई, है ना। या फिर अगर हम उसको एटॉमिक नंबर वाइज लिखें तो प्लस जेड ई लिख सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। तो न्यूक्लियस पर चार्ज ऐसे हम बताते हैं, ठीक है, 10 जेड ई से। इसके बाद एक टर्म आती है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स are collectively known as nucleons। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, है ना। तो इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या फिर न्यूक्लियॉन, है ना, दोनों को साथ में हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद लिखिए रेडियस of the nucleus of an atom is of the order of हम लोग पहले भी ये लिख चुके हैं, है ना। बोहर एटॉमिक मॉडल जब हम लोग पढ़ रहे थे तब आया था। द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻13 सेंटीमीटर एंड डेंसिटी इज द, और डेंसिटी क्या रहती है, इज
of the order of 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, है ना। अगर हम 1 ml वॉल्यूम की बात करें तो न्यूक्लियस में कितना मास है? 10⁻14 ग्राम, है ना। तो ये डेंसिटी होती है इस ऑर्डर की, न्यूक्लियस की। इसके बाद हम लोग लिखेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियस हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है ना। न्यूक्लियस के बारे में अगर कोई कुछ पूछे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप लोगों को ये सब लिखना है ना। न्यूक्लियस के बारे में हम इतना लिख सकते हैं, इतना पता है हमें। इसके बाद देखो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द electrons are present in the region outside the nucleus। न्यूक्लियस के बाहर वाला जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस which revolve around the nucleus, which revolve around the nucleus in orbits of fixed energies, in the orbits of fixed energies। फिक्स एनर्जी होती है किसी भी पर्टिकुलर शेल की, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी फॉर्मूला लिखाया था En इक्वल्स टू -13.6 इंटू Z² बाय N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो हर शेल की एक पर्टिकुलर एनर्जी है, तो उसी फिक्स एनर्जी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होगा। सारी वैल्यूज नहीं होती है एनर्जीज की, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती है ना। मतलब ऐसा, मतलब ये सारा किसने बताया है? बोहर नहीं बताया। क्वांटाइजेशन कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। यहाँ पर अब क्या हो चुका है? क्वांटाइजेशन हो चुका है, मतलब पर्टिकुलर यही वैल्यू होगी। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी वैल्यूज यहाँ पर प्रेजेंट है ना। तो फिक्स एनर्जी वाले जो ऑर्बिटर रहेंगे उसी में ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। अब इसमें अगला लिखेंगे हम, इन ऑर्बिट्स को क्या बोला जाता है? These orbits are called energy levels। एनर्जी लेवल्स बोला जाता है, ये जो फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट हैं उनको एनर्जी लेवल बोला जाता है, क्योंकि हर किसी की पर्टिकुलर एनर्जी है, हर किसी शेल की ऑर्बिट की, तो उनको क्या बोलेंगे? एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स आर energy levels are designated as K, L, M, N and so on। ठीक है, ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको एक नाम दिया गया है ना, कोई डेजिग्नेशन मिला हुआ है, और K, L, M, N, O, P इस तरीके से उनको बोला जाता है। फर्स्ट वाली शेल को K बोलते हैं, सेकंड वाली को L, थर्ड वाली को M और फोर्थ वाली को N, ठीक है। इस तरीके से डेजिग्नेशन मिला हुआ है हर किसी एनर्जी लेवल को। इसके बाद आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
maximum number of electrons that can be accommodated in a shell. In a shell is given by 2n square. इसको ध्यान रखना, आप लोगों को पहले से भी पता होगा, फिर भी सारी चीजें हम पढ़ेंगे वापस से। 2n स्क्वायर, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, सारी चीजें ये कहां पर आई है, कोहोर से ही पता लगी है ना। मतलब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन उन जो सर्कुलर पाथ है उनकी एनर्जी कितनी है, रेडियस कितनी है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होने वाली है, वो सारी चीजें किसने बताई, बोहर ने, है ना। तो ये भी वहीं से पता लगा था कि पर्टिकुलर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उसका फॉर्मूला रहता है 2n स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा शेल KLMN, n की वैल्यू 1 2 3 4, 2n स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उस पर्टिकुलर शेल में मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है ना, मतलब उसकी कैपेसिटी जो है किसी पर्टिकुलर शेल की, वो इस वाले फॉर्मूले से पता लगती है, 2n स्क्वायर, है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने ये टेबल बनाई है, के शेल है ना, के शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1। फर्स्ट वाला जो शेल है उसी को k बोला जाता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सेकंड वाला शेल आएगा उसको l बोला जाता है, फिर थर्ड नंबर का जो शेल रहेगा उसको m बोला गया है, फोर्थ वाले को n, है ना। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, 2 into n स्क्वायर, n मतलब 1, यहाँ पर 2 into 2 स्क्वायर, यहाँ पर 2 into 3 स्क्वायर, और यहाँ पर 2 into 4 स्क्वायर। ठीक है, n की वैल्यूज पुट करी है मैंने, यहाँ पर कोई बड़ा काम नहीं करा, है ना। तो देखो कितना आएगा, 2, यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर 4, 4 into 2 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 into 2 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 into 2 32। क्लियर, तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, थर्ड वाले शेल में 18 आते हैं, और फोर्थ वाले में 32 आते हैं। ठीक है ना, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इससे कम इलेक्ट्रॉन वहां पर हम फिल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन वहां पर फिल नहीं किए जाएंगे, है ना। ये उसकी कैपेसिटी है पर्टिकुलर शेल की, और कौन सा शेल पहले फिल होगा कौन सा नहीं होगा, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, है ना। यहाँ से तो हमें बस इतना पता लगा है कि इस वाले शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हम फ्री कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाएगा किसमें नहीं जाएगा, वो सारी चीजें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसी में ही थोड़ा सा बाकी है सब शेल के बारे में, है ना। शेल्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करा, जो एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन पर आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हमें अरेंज करना है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रहते हैं वो सारी चीजें अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो जो सबशेल होते हैं, सबशेल शेल के अंदर ही आते हैं, है ना, और 4 तरह के सबशेल होते हैं, एसपीडीएफ, तो वो सारी चीजें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग ये सारा नोट कर लीजिए, और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके पास इसके नोट्स बने रहने चाहिए।
ये हमारे काम का है, ये याद होना चाहिए, है ना। और 2n² फॉर्मूला है, शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।